नमस्ते एवरीवन। मैं वैद्य सर्वेश कुमार तिवारी आपका अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले कुछ महीनों पहले त्वचा विकार पर मेरा एक वेबिनार हुआ था, जो कि मेरा पहला वेबिनार था, जिसे काफ़ी लोगों ने पसंद किया था। और उस वेबिनार के बाद मुझे काफ़ी मैसेजेस आए कि इसकी रिकॉर्डिंग आप प्लीज़ यूट्यूब पर अवेलेबल करवाएं। किसी कारणवश उसकी रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल नहीं हो सकी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसे वापस रिकॉर्ड करके आप सभी के लिए यूट्यूब पर अवेलेबल कराया जाए। तो चलिए आज हम त्वचा विकार पर केस पेपर दोषों के हिसाब से कैसे भरना है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर अपना फीडबैक ज़रूर दें और इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपना आज का प्रेजेंटेशन इस वीडियो में शुरू करते हैं। सर्वप्रथम सद्गुरु वैद्यराज श्री साईनाथ को चरण स्पर्श करता हूँ, जिनके नाम मात्र से मुझ में पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है। उसके पश्चात यह जीवन जिनसे मिला ऐसे मेरे माता पिता को चरण स्पर्श करता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन गुरुओं को चरण स्पर्श, जिनका मार्गदर्शन हमेशा मुझे मिलता रहता है। वैद्य ताराचंद शर्मा सर, जिनके पास मैंने गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 1 वर्ष आयुर्वेद की शिक्षा ली। गुरु रामदास आवड़ सर, जिनकी वजह से आयुर्वेद में मेरा आत्मविश्वास जगा। डॉक्टर कोडवानी सर, देखा जाए तो इस समय एमडी में यह मेरे ऑन पेपर गाइड हैं, परंतु जब से मेरा आयुर्वेद करियर शुरू हुआ है तभी से मुझे इनका उचित मार्गदर्शन मिलता रहा है। और डॉक्टर अनय डावरे सर, जो कुछ भी मैं आज आप सब से इस वीडियो में शेयर करूँगा वह सब इन्हीं का सिखाया हुआ है। इन सभी को चरण स्पर्श करता हूँ और आप सभी वैद्य मित्रों को नमस्कार और आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले एक बात आप सभी से बता दूं कि आज हम जो भी पढ़ेंगे वह त्वचा रोगों को ध्यान में रखकर पढ़ेंगे। हम सभी ने बीएमएस में केस पेपर भरना सीखा है, इसीलिए केस पेपर में केवल त्वचा विकार में जो विशेष रूप से हमें देखना जरूरी है उसी की बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप त्वचा विकार को एक अलग नज़रिए से देखेंगे और उसे दोष के रूप में डायग्नोसिस करेंगे। आप सभी अपनी सुविधा के लिए स्क्रीनशॉट लेते रहें, जिससे आपको बाद में रिवीजन में मदद हो सके। ओके, तो चलिए केस पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहले है रोगी नाम। रोगी नाम का क्या महत्व हो सकता है? रोगी नाम से हमें उसके धर्म का पता लग सकता है। कई बार पेशेंट के बिना बताए ही हम उसकी तकलीफ समझ जाते हैं। उसके धर्म या जाति से उसके रहन सहन का पता लग जाता है, उसके खान पान का पता लगता है। जैसे ब्राह्मण, पंजाबी, यह पेशेंट आए, उनके नाम से पता लग जाता है और हमारे दिमाग में क्लिक हो जाता है कि यह क्या खाता है, कैसे रहन सहन है, तो यह किस दोष की बीमारी से जल्दी ग्रस्त हो सकता है, इसका आइडिया आ जाता है। कोई मारवाड़ी पेशेंट आया तो वह क्लेद युक्त, स्वेद दुष्टिजन्य, कफज पित्तज ऐसे दोषों वाली व्याधियां लेकर आया होगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। इन शॉर्ट हम अंदाजा लगा सकते हैं। अगर नाम से समझ नहीं आ रहा है कि यह किस धर्म का है तो हाँ, आप सीधा रोगी से पूछ सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमारे आयुर्वेद में एज को 3 भागों में बांटे गए हैं। 1 से 16 वर्ष बालावस्था, 17 से 60 मध्यम अवस्था और 60 के ऊपर वृद्धावस्था। एज का महत्व क्या है? एज से हम कौन सी मेडिसिन देना है यह समझ सकते हैं।
कितने डोज में यूज़ करना है यह पता चल जाता है। बच्चों में जो औषध सौम्य नेचर की होती है हम वह यूज़ करते हैं। ऐसा ही हमें 60 साल या उससे ऊपर के व्यक्तियों में सोचना है। बच्चों में डोज भी एडल्ट डोज से 1/4 मात्रा में दी जाती है। कुछ रोग जो एपोक्राइन ग्लैंड के होते हैं या ऐसे ग्लैंड के जो बच्चों में नहीं होते, उनकी बीमारियां बच्चों में नहीं मिलेंगी। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो खास प्यूबर्टी के बाद ही होते हैं। ओल्ड एज पर्सन में रुक्षता ज़्यादा होने की वजह से ऐसी व्याधियां ज़्यादा होती है जिसकी रुक्षता दिखलाई देती है। चिकित्सा के नज़रिए से भी एज का काफ़ी महत्व है। पंचकर्म बच्चों में नहीं कर सकते। कुछ औषध है जो केवल बच्चों में स्पेशली यूज़ करते हैं। डायपर रैश, मीजल्स, मिलिया ऐसे कुछ रोग जो बच्चों में स्पेशली मिलेंगे। हार्मोनल डिस्टर्बेंस या पित्त प्रदान वाले त्वक विकार मिडल एज में देखने मिलते हैं। ठीक, उसके बाद लिंग। लिंग में फीमेल्स में फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा मिलते हैं बिकॉज ऑफ फैट कंटेंट। हाइड्राइटिस सुपीरिया मेल में कॉमन मिलता है। उसके बाद शिक्षण या व्यवसाय। इसका महत्व ये है कि पेशेंट हमारे पास किस तरह का आता है उसे उस तरीके से समझाना आना चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट आ जाए जिसे ज़्यादा समझ न आता हो या एकदम ही अनएजुकेटेड हो, उसे ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता। उसे सीधा बता दे कि यह ऐसा है, यह दवा लो। यही थोड़े एजुकेटेड या हाई पीपल या हाई प्रोफाइल वाले पेशेंट हैं, उसे आपको इम्प्रेस करना आना चाहिए, क्योंकि ऐसे पेशेंट इंटरनेट से सब पढ़ के आ जाते हैं। फिर हमें ऐसे बताना आना चाहिए जिससे ऐसे पेशेंट का आप पर विश्वास बन जाए। मतलब इसका इम्पोर्टेंस, आपका पेशेंट पर इम्प्रेशन जमना चाहिए। आप पेशेंट के लिए आप तो पुरुष होने चाहिए, इस तरह उपयोग होता है। उसके बाद आता है पत्ता। आयुर्वेद में 3 तरह के देश होते हैं, साधारण, जांगम, आनुप। हम जहाँ प्रैक्टिस खोलते हैं हमें उस प्रदेश की जानकारी होना जरूरी है। इससे उस स्पेसिफिक प्रदेश के लोगों में किस तरह के रोग ज़्यादा होंगे इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुंबई जैसे अनूप प्रदेश में फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे। वहीं दिल्ली में बताते हैं कि स्कैबिस के रोगी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अभी जैसे मान लीजिए कोविड-19 का दौर शुरू है, इस समय भी कुछ हॉटस्पॉट एरियाज बताए जाते हैं या उसे सिलेक्ट किया जाता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि यदि आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, उसका एड्रेस पूछेंगे तो आपको एक क्लिक हो जाता है कि ये शायद हो सकता है कोविड-19 पॉजिटिव। मान लीजिए सर्दी जुकाम का पेशेंट आ रहा है, तो थोड़ा आपका डायग्नोसिस का क्राइटेरिया कोविड-19 की तरफ जाता है अगर वो हॉटस्पॉट एरिया से आया हुआ है तो। उसके बाद प्रमुख वेदना। रोगी आपके पास जो मेन कंप्लेंट लेकर आता है यहाँ पर वही आएगा। त्वचा रोग वाले पेशेंट आपके पास पीड़िका, इचिंग, ड्राइनेस, यह सब हम आगे देखने ही वाले हैं, यह सब लेकर आते हैं। इसमें यह कितने समय से यह पूछना जरूरी होता है, इससे व्याधि का बल, स्वरूप, इसका आइडिया लगाया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। त्रिविध परीक्षा। किसी व्याधि की एग्जामिनेशन के लिए आयुर्वेद में परीक्षाएं बताई गई है। इन परीक्षाओं के जरिए रोग को पहचानने में, उसके दोषों को जानने में काफ़ी उपयोगी साबित होता है। यहाँ हम त्वचा विकार को त्रिविध परीक्षा के जरिए कैसे एग्जामाइन करेंगे डिटेल्स में देखते हैं। पहले हाईलाइट देखते हैं कि त्रिविध परीक्षा के जरिए हम क्या क्या देखेंगे। त्रिविध परीक्षा में दर्शन मतलब इंस्पेक्शन, प्रश्न मतलब इंट्रोगेशन और स्पर्श परीक्षा। दर्शन परीक्षा का अर्थ रोगी जैसे क्लिनिक में प्रवेश करता है तब से लेकर रोगी हमारे सामने आकर बैठने तक जो समय होता है, उस बीच दर्शन परीक्षा के जरिए रोगी की प्रकृति, उसके रोग के बारे में काफ़ी कुछ पता लग जाता है। रोगी की त्वचा विकार का स्वरूप, वर्ण, स्थान, वितरण, पीड़िका, स्राव, पटलवार मतलब स्केल्स, इन सब का एग्जामाइन करेंगे। इन सबको आगे पिक्चराइजेशन के जरिए डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे ही। प्रश्न परीक्षा के जरिए हम पता करेंगे कि उसे जो तकलीफ है वह कैसे हुई, उसके पहले कोई रोग या उसकी चिकित्सा के बारे में। ऐसे ही वेदना, गंध, इचिंग, दाह, पसीने से रिलेटेड, वातावरण के अनुसार चेंजेस,
यह सब हमें प्रश्न परीक्षा के जरिए पता चलेगा। और अंत में स्पर्श परीक्षा आती है। इन सब को हम एक एक करके अब आगे देखते हैं। दर्शन परीक्षा। इंस्पेक्शन करते समय त्वचा विकार का स्वरूप में क्या क्या देखना है? रुक्ष है या खर है या परुष या फिर अन्य या मृदु, स्फुटन, तनु, घन, उत्सेद युक्त, स्थिर, अस्थिर। ये सब हम डिटेल्स में अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, रुक्ष, खर, परुष, इनमें क्या डिफरेंस है? रुक्ष मतलब प्लेन ड्राइनेस, खर में यही रुक्षता थोड़ी ज़्यादा होगी और परुषता में एकदम टफ स्किन हो जाती है। रुक्ष हमें जो विंटर एक्जिमा होती है ना, उसमें देखने मिलेंगी। और खर, यह सोरियासिस में जैसी ड्राइनेस होती है वह खर कहलाती है। और लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस में स्किन एकदम टफ हार्ड हो जाती है, यह जो है वो परुषता कहलाती है। दोष देखेंगे तो इन तीनों में वात का रोल है ही, लेकिन तरतम भाव में। परुष में वात के साथ कफ दोष भी होता है। अब इसका ट्रीटमेंट के नज़रिए से क्या महत्व है? देखिए, रुक्ष त्वचा में सिंपल कोकोनट ऑयल से भी फर्क पड़ जाएगा, या सिंपल शतधौत घृत यूज करेंगे उससे भी आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन खर या परुष त्वचा में अगर हम सिंगल स्नेह यूज करते हैं तो आपकी मेहनत बेकार। इसके लिए यमक स्नेह मतलब 2 या उससे ज़्यादा स्नेह मिलाकर आपको वहाँ पे लोकल एप्लीकेशन करना पड़ेगा। खर में हमें करंज तेल के साथ अर्क तेल जैसी तीक्ष्ण तेल का उपयोग करना होगा। वहीं परुष जैसी अवस्था में, जिसमें रुक्षता तरतम में तम अवस्था में है, पीक लेवल पर है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, उसमें अर्क, महामरीच्यादि तेल जैसे तीक्ष्ण तेल का उपयोग ही करना पड़ेगा। कभी कभी तो इसमें लेखन कर्म भी करना पड़ता है। ठीक, देखिए, आज हमें केवल किसी त्वचा विकार को आयुर्वेद निदान में कैसे लाना है इस पर ध्यान दे रहे हैं। मॉडर्न नेम नहीं ध्यान रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन चिकित्सा कैसी करना इसका आइडिया आ जाना चाहिए। व्याधि का नाम पता रहना जरूरी नहीं होता है। यह धीरे धीरे जैसे जैसे इस टॉपिक पर आप ज़्यादा पढ़ेंगे वैसे वैसे मॉडर्न नेम भी फिर याद होने लगते हैं। वैसे भी कुष्ठ को दीर्घ रोगणाम कहा गया है, फिर भी इसे हम त्रिदोषों के माध्यम से डायग्नोसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब अगला पॉइंट देखते हैं, स्निग्ध, मृदु और स्फुटन। स्निग्ध, फेस पर सीबम ग्लैंड के ज़्यादा सिक्रीशन से स्किन में चिपचिपापन महसूस होता है, ऑयली हो जाती है, उसे सीबेशियस कहते हैं। सिबोरिया मतलब सीबम का सागर, उसकी वजह से एक्ने हो जाता है। कई अनुभवी वैद्यों का यह ऑब्जर्वेशन रहा है कि ऐसे पेशेंट में पॉर्न साइट्स या अश्लील फिल्म्स देखने की हिस्ट्री लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्हें काफ़ी पेशेंट्स में यह हिस्ट्री मिलती है। तो यह हो गई स्निग्ध त्वचा। उसके बाद मृदु त्वचा, इसको आप बस छूओगे ना तो यह फूट जाती है। यह हर्पिस जोस्टर में आपको देखने को मिलती है ऐसी त्वचा। फिर स्फुटन, पाणिपाद स्फुटनम, यह हमने पढ़ा है। इसमें ड्राइनेस इतना बढ़ जाता है कि स्किन में क्रैक्स आ जाते हैं। दोष देखेंगे तो स्निग्ध त्वचा में पित्त का मेन रोल होता है। मृदु में भी पित्त का जो तीक्ष्ण गुण है उसका मेन रोल होता है मृदु में, लेकिन सूक्ष्म में वात का मेन रोल होता है। रक्तक्षय भी हो सकता है। ओके, तो ये हमने देखा स्निग्ध, मृदु और स्फुटन। उसके बाद अब तनुता, घनता और उत्सेध युक्त, ये तीन चीज़ों को क्लियर करेंगे। तनुता, एकदम थिन स्किन, जिसे मॉडर्न में मैक्यूल बोलेंगे। तनुता में स्किन एकदम हल्की थिक होती है। देखिए यहाँ जो पिक्चर है वो मेलाज्मा का है, इसमें जैसी स्किन दिख रही है उतनी हल्की उठी हुई स्किन। टीनिया वर्सिकलर या पिट्रिया वर्सिकलर में भी स्किन एकदम ऐसी ही पतली दिखती है। त्वचा में जो सबसे ऊपरी लेयर बताई है वो है अवभासिनी, वो इंक्लूड होती है इसमें। उसके बाद घनता मतलब थोड़ी थिक उभार युक्त, जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस में लीजन है वह थिक हो जाता है। उत्सेध युक्त देखेंगे, इसमें स्किन एलिवेटेड होती है। लाइकन अमाइलॉइडोसिस में जैसे स्किन दिख रही है इस तरह से एलिवेटेड।
इनको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अपने घर के फ्लोर पर हमने एक तरफ साड़ी बिछा दी है, दूसरी तरफ ब्लैंकेट और तीसरी जगह रजाई गद्दा। अब इन चीज़ों में जो साड़ी है उसे तनुता कहेंगे, ब्लैंकेट को घनता कहेंगे और जो रजाई गद्दा है यह है उच्छेद युक्त। ट्रीटमेंट के लिहाज से क्या महत्व है इसका? तनुता सुपरफिशियल मतलब केवल अवभासनी पर ही है, इसको लेप वगैरह से हैंडल कर सकते हैं। घनता जो मॉडर्न में पेप्यूल या प्लाक जैसा थिक है, उससे ठीक होने में थोड़ा टाइम लेगा। उच्छेद युक्त, इसमें हम केवल लेप से काम नहीं होगा, इसमें शस्त्र कर्म का प्रयोग भी करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद वर्ण मतलब कौन से वर्ण का है, तो रोगी कौन कौन से वर्ण लेकर आते हैं, थोड़ा उसके बारे में जान लेंगे। इसके बाद स्थिरता अस्थिरता देखेंगे कि रोगों को पिछले कुछ दिनों से या महीनों में क्या प्रोग्रेस है। ये स्टेबल अनस्टेबल बोलते हैं इसे। उसकी क्या है मतलब, अगर बढ़ रहा है फैल रहा है पिछले कुछ दिनों में तो उसको अस्थिर बोलेंगे, अनस्टेबल, या उसकी जो है साम अवस्था है। और अगर कुछ समय से एक जैसा ही है तो वह स्थिर अवस्था है, स्टेबल कहलाएगा वो, यानी कि वो निराम अवस्था में है। तो ये देखना बहुत जरूरी होता है, स्थिरता या अस्थिरता। कोई भी पित्तज विकार कोई भी त्वचा विकार लेकर आता है अगर व्यक्ति या रोगी, तो हमें इसे देखना पहले जरूरी है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है हम आगे देखेंगे। वर्ण, वर्ण मतलब कौन से वर्ण का है, तो रोगी कौन कौन से वर्ण लेकर आते हैं? कृष्ण, श्याव, अरुण, ताम्र, पीत, नील, हरित, श्वेत। अब ये सब स्किन कलर देख लिया हमने, तो इन्हें हमें पहचानना भी तो आना चाहिए। श्याव वर्ण कैसा होता है, अरुण वर्ण कैसा होता है, तो चलिए देखते हैं हम इसे। यहाँ देखिए, ऑटोपिक डर्मेटाइटिस में थोड़ा पुराना होने के बाद डार्क स्किन हो जाती है, इसे हम कृष्ण वर्ण कहेंगे। उसके बाद श्याव वर्ण, इसे पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, यह ब्लैकिश ब्राउन कलर होता है। अभी हमने मिलाज्मा में तनुता देखी, इसमें जैसा वर्ण दिख रहा है यह श्याव वर्ण है, ब्लैकिश ब्राउन कलर। फिर अरुण वर्ण, यह रेड कलर से थोड़ा अलग दिखता है, इसमें देखिए वात थोड़ा ज़्यादा है, मतलब डार्क रेड बोल सकते हैं, जैसे स्पोर्ट में दिखता है। कृष्ण वर्ण वात से होता है, श्याव वर्ण वात थोड़ा कफ, अरुण वर्ण वात पित्त से होता है। अरुण वर्ण जब सूरज उगता है या सूर्यास्त के समय जैसा जो कलर दिखता है हमें आसमान में, वो है अरुण वर्ण। नेक्स्ट ताम्र वर्ण, ब्राइट रेड, तांबे के वर्ण का। पित्तज शोथ में ताम्र वर्ण दिखाई देता है, पित्तज शोफ है जो, इसमें हमें ताम्र वर्ण ये पिक्चर में दिख रहा है, ऐसा दिखाई देता है। पीत वर्ण जो इजीली पहचान सकते हैं हम, कामला के रुग्ण में दिखते हैं। यहाँ पिक में जैंथेलाज्मा का जो पिक दिख दिया हुआ है, ये आपको जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होता है उनमें देखते हैं। इसे देखकर आप रोगी को बोले कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो पेशेंट इम्प्रेस हो जाता है, सोचता है पेशेंट क्या सोचता है कि नाड़ी देखकर कोलेस्ट्रॉल पता कर लेते हैं ये वैद्य जी। तो ये पीत वर्ण। नील वर्ण ब्लूइश डिस्कलरेशन, लैकेन प्लैनस में नीले वर्ण के पैचेस या पीड़िकाएं दिखती हैं, यह सब विकृत पित्त की वजह से होती है। उसके आगे जो वर्ण है वो है श्वेत वर्ण। यह ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बीटी लोगों में श्वेत वर्ण दिखता है जो इजीली फाइंड करना जमता है अपने को। लेकिन श्वेत वर्ण कई डिजीज में मिलते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करना आना ज़रूरी है। जैसे देखिए हाइपोपिगमेंट वाली स्लाइड अगली। पहले हम हाइपर पिगमेंटेशन देखते हैं। ये देखिए हाइपोपिगमेंटेशन। पहली इमेज किसकी है? माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन की है, जिसमें ने वाइट विटिलिगो हुआ है। इसमें वाइट कलर मिल्की वाइट जैसा दिखता है, स्केल्स अपसेंट रहते हैं। उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर दिखेगा जिसे ट्राइक्रोमिक पैटर्न कहते हैं। ट्राइक्रोमिक मतलब तीन कलर दिखेंगे, एक वाइट,
दूसरा स्किन कलर, और तीसरा इन दोषों के बीच में भी, सॉरी, इन दोनों के बीच में भी एक कलर दिखेगा। वाइटिलिगो में पेशेंट लंबी हिस्ट्री आपको बताएगा कि बहुत दिनों से धीरे धीरे ऐसा हुआ है और यह रोग ठीक होने में भी समय लेता है। वैसे इसमें कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन वाइटिलिगो समाज में हीन दृष्टि से देखते हैं। ऐसे व्यक्तियों की शादी वगैरह में तकलीफ होती है। दूसरी इमेज है, ये इडियोपैथिक गटेट हाइपोमेलानोसिस की इमेज है। इसमें ड्रॉप लाइक वाइट स्पॉट्स दिखते हैं। असल में यह 50 वर्ष के ऊपर वालों में होता है और ज़्यादातर पैर पर दिखता है। इडियोपैथिक मतलब जिसका कारण पता नहीं हो। कई पेशेंट को पता होता है कि यह एज ज़्यादा होने पर है, लेकिन कुछ पेशेंट सेंसिटिव होते हैं, उन्हें इसकी ट्रीटमेंट करवाना होता है। ऐसे में उसे वाइटिलिगो जैसे ही ट्रीट करते हैं। थर्ड इमेज, ये फंगल इन्फेक्शन की है। इसे मॉडर्न में पिट्रेसिस वर्सिकलर कहते हैं। वर्सिकलर मतलब कई डिफरेंट कलर्स। यह ज़्यादातर बैक रीजन, नेक रीजन में होता है। आयुर्वेद में सिद्म नाम के कुष्ठ विकार से इसे रिलेट किया जा सकता है, जो कफवात दोषज व्याधि है। इसमें पतले पतले स्केल भी मिलेंगे। ये बाह्य दोष, सॉरी, ये बाह्य लेप से भी ठीक हो जाते हैं। उसके बाद ये है लाइकन स्क्लेरोसिस। लाइकन मतलब जाड़ा। सामान्य तौर पर ये जेनेटल रीजन पर ही होता है और लिमिटेड रीजन में रहता है। वाइटिलिगो पूरे शरीर में फैलता है। यही इसके बीच जो है ना डिफरेंस है। लाइकन स्क्लेरोसिस सिर्फ जेनेटल ऑर्गन पे और वाइटिलिगो पूरे फुल बॉडी पर फैलेगा। उसके बाद जो इमेज है, अगली पिक एक बच्चे के फेस की है। ऐसे केस कई बार आते हैं। इसे पिट्रेसिस अल्बा कहते हैं। पिट्रेसिस मतलब टिप्पे टिप्पे, अल्बा मतलब वाइट। इसमें जनरली आंखों के नीचे चिक्स पर वाइट टिप्पे टिप्पे लेकर रोगी आता है। इसका कारण क्या होता है कि विंटर ड्राइनेस में यदि कोई पेशेंट चेहरे पर स्टेरॉइडल क्रीम लगाता है तो यह फंगल इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही नेक्स्ट इमेज जो है, यह भी वाइटिलिगो जैसा दिख रहा है, लेकिन फ़र्क क्या है? देखो, इसमें ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिखेंगे आपको। ओके, इसलिए इसे पेपर सॉल्ट अपीयरेंस कहते हैं। यह स्क्लेरोडर्मा में मिलता है। ब्लैक डॉट्स क्यों होता है? वाइट पैचेस में फॉलिकल एरिया में मेलानिन ब्लैक कलर बनाए रखता है। इससे यह ऐसा अपीयरेंस दिखाई देगा। ये जनरली चेस्ट रीजन में मिलता है, साथ में सिस्टमिक डिजीजेज में भी होते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? यह अर्ली स्टेज है सिस्टमिक सोरियासिस की। तो जो भी रसायन हम शुरू करना चाहे तो इस अर्ली स्टेज में हम शुरू कर सकते हैं। तो ये हमने देखा हाइपोपिगमेंटेशन के कुछ अलग अलग डिजीज। इसमें आयुर्वेद के अनुसार कफ का रोल, सभी जितने भी हाइपोपिगमेंटेशन के हैं उसमें कफ का रोल मिलता है। ऐसे ही हम हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ जो पहली इमेज दिख रही है, इसमें फेस पर हाइपर पिगमेंटेशन रीजन, फेस पर मतलब हाइपर पिगमेंटेशन लेकर पेशेंट आता है। यह मेलाज्मा की केस है। जनरली मैंडिबुलर रीजन पर होता है। इनमें हिस्ट्री होती है कि पेशेंट ज़्यादा सन एक्सपोजर में आया हो या आफ्टर प्रेगनेंसी या पिल्स लेते रहे हों तो होता है। ज़्यादातर इनमें स्ट्रेस या गुस्सा, क्रोध या ऐसा चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है। ये मैक्यूल है, मतलब तनुता, जो हमने अभी देखी। आयुर्वेद में इसे व्यंग कहते हैं। ट्रीटमेंट पार्ट से देखें तो जो वात कफ स्किन होती है सांवली, उसमें तीक्ष्ण उष्ण औषध प्रयोग करते हैं। वहीं गोरी स्किन वाले या पित्तज प्रकृति में कुमकुम, यष्टि मधु जैसे सौम्य औषध का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट इमेज, यह हमें कई बार देखने को मिलता है। यह है नेवस ऑफ ओटा। इसमें फेस के एक साइड में डिस्कलरेशन मिलता है। ज़्यादातर बर्थ से होता है। स्क्लेरा पर या चिक रीजन पर देखने मिलता है। प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट कॉस्मेटिक पर्पज से यह खराब दिखता है। ओके, तो ये देखें हमने हाइपर पिगमेंटेशन। अगली इमेज ऐसी कुछ है, लैकन प्लैनस पिगमेंटोसिस की। इसमें पेशेंट हिस्ट्री देता है कि बर्निंग नहीं होगा, इचिंग नहीं होती है और शुरुआत ज़्यादातर बिलो लिप्स से होती है। उसका कलर ब्लैक नहीं, वेलवेटी अपीयरेंस रहता है। नील नील वर्ण देखें हमने, वैसा थोड़ा सा एलिवेटेड होता है। इसका प्रोग्रेस काफ़ी स्लो होता है और डॉक्टर अनसर का ऑब्जर्वेशन है कि इस पेशेंट में 3 बातें ज़रूर मिलती है। एक, अपर एब्डोमिनल डिस्टर्बेंस रहता है। सनलाइट सहन नहीं होता ऐसे पेशेंट को।
और ये पेशेंट शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत जल्दी चिड़चिड़ा या गुस्सा ऐसा बहुत जल्दी उग्र स्वभाव आ जाता है उनका, और एंटीबायोटिक्स इनको सहन नहीं होते। लैकन प्लैनस पिगमेंटोसस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इमेज देखते हैं हम, मैक्यूलर अमाइलोइडोसिस। यह डार्क कलर दिख रहा है यहाँ पर, और ध्यान से देखने पर जाली जैसा दिख रहा है। अमाइलॉइड यह एक प्रोटीन है जो स्किन पर डिपॉजिट हो जाता है। इसमें फर्स्ट लाइन जो एक लाइन नॉर्मल स्किन दिखेगी और एक लेयर हाइपर पिगमेंटेड रहती है। मैक्यूल्स जैसा रहता है, तनु रहता है। बैक रीजन, हैंड रीजन में आपको कॉमनली मिलेगा। दोष के नज़रिए से मेलाज्मा, पित्तज, लाइकन प्लैनस पिगमेंटोसस साम कफ पित्तज, और मैक्यूलर अमाइलॉइडोसिस कफ वातज कंडीशन होती है। थोड़ा सा नेवस ऑफ ओटा जैसा दिखता है, जो हमने नेक्स्ट देख रहे हैं मंगोलियन स्पोर्ट्स। ये थोड़ा नेवस ऑफ ओटा जैसा दिख रहा है। 6-7 महीने के बच्चों को लेकर पेरेंट्स आते हैं और बताते हैं कि डॉक्टर ये कैसा हो गया है। यह बर्थ से ही होता है। बटक्स पर वायलिश स्पॉट दिखता है। इसमें आप पेरेंट्स को समझाइए कि यह अपने आप चला जाएगा। जनरली 4, 5 या 12 साल में पक्का चला जाता है। मैक्सिको में इसे स्लैप ऑफ गॉड कहते हैं, मतलब ईश्वर का पंजा, ईश्वर का आशीर्वाद। तो यह था मंगोलियन स्पॉट्स। और उसी के बाद एक एक विचित्र जो है थोड़ा दिखता है, एक कैफेओलेट स्पॉट्स, कैफियोलेट स्पॉट्स। इसका वर्ड भी बहुत बड़ा हार्ड है। इसमें देखेंगे इसका कलर कॉफ़ी कलर का होता है। जो इसका स्किन का कलर दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, कॉफ़ी कलर का। कॉफ़ी विद मिल्क मीनिंग, इसका जो वर्ड का मीनिंग होता है कैफेलुट स्पॉट्स। इसका जो मीनिंग होता है वो कैफे, कॉफ़ी विद मिल्क, ब्राउनिश कलर का दिखेगा आपको। इसमें एक विशेष बात यह है कि पेशेंट प्यूबर्टी एज से कम है, उसमें 6 स्पॉट से ज़्यादा है, और स्पॉट 5 mm से ज़्यादा है, तो आगे जाकर यह न्यूरोफाइब्रोमा में डेवलप्ड होगा। और यही अगर पेशेंट 12 ईयर से बड़ा है और 6 स्पॉट से ज़्यादा है, तो स्पॉट 1.5 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो यह न्यूरोफाइब्रोमा में कन्वर्ट होगा। इसमें नो इचिंग नो बर्निंग। तो यहाँ हमारा वर्ण वर्ण वाला पॉइंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें रोग की सिविरिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। कोई त्वक विकार कितने एरिया में फैली है, ज़ैंथेलाज्मा में यह अल्प स्थान पे आएगा। मध्यम में कोई व्याधि विशिष्ट स्थान स्पेशल रीजन को ऑक्युपाई की होगी, जैसे यहाँ टीनिया कॉर्पोरिस की इमेज दी हुई है। यहाँ टीनिया कॉर्पोरिस की इमेज दी हुई है। इसके बाद महावास्तु, मतलब पूरे शरीर को कवर किया हो ऐसी व्याधि, जिसे इक्टियोसिस वल्गरिस, एक कुष्ठ ऐसा कहेंगे। उसके बाद स्थान। स्थान का महत्व व्याधि के निदान करने में काफ़ी उपयोगी होता है। कोई विशेष स्थान में होने वाली व्याधियाँ हम तुरंत जान सकते हैं कि इसका स्वरूप कैसा हो सकता है। कुछ स्थान का उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, देखते हैं। कुछ डिजीज देखते हैं हैंड रीजन के। मॉडर्न में स्थान के साथ साथ नाम भी बदल जाते हैं, लेकिन आयुर्वेद में स्थान के साथ नाम नहीं बदलते। जैसे हाथ में सोरियासिस हुआ तो पाल्मोसोरियासिस कहेंगे। दूसरी एक व्याधि है हैंड एक्जिमा और अन्य डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा। पाल्मोसोरियासिस में हाथों के पंजों पर क्रैक्स और प्लाक जमा हुआ है, लेकिन हैंड एक्जिमा में क्रैक्स नहीं दिखेंगे। पाल्मोसोरियासिस में ब्लीडिंग भी दिखती है, जिसकी वजह से काम करने में दिक्कत महसूस होती है। इसका ज़्यादातर कारण स्ट्रेस होता है। इसमें दोष कफ और वात दोष होता है। हैंड एक्जिमा यह इरिटेंट कॉन्टैक्ट से होता है, ज़्यादातर पंजों की ऊपरी उंगलियों में दिखता है। ऐसा लगता है जैसे ऊपरी स्किन छिल गई है। येलोइश डिस्कलरेशन होता है। पेशेंट बताता है कि इसमें क्रैक्स नहीं होते हैं। यह कफ पित्त दोष युक्त होता है। थर्ड एग्जाम्पल है डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा का। इसमें छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं फ्लूइड से भरे हुए, जो कि बहुत पेनफुल और बर्निंग वाला रहता है। इसमें भी कफ और पित्त दोष आपको प्रधान मिलते हैं। इसके बाद जो है मोस्ट कॉमनली पेशेंट हमारे पास यह लेकर आते हैं, ग्रॉइन रीजन में इचिंग होता है, ऐसा बताते हैं। यह है टीनिया क्रूरिस, आयुर्वेद में दद्रु कहते हैं। यह ज़्यादातर ग्रॉइन रीजन में होता है। पेशेंट बताता है कि बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और यह इचिंग रात में बढ़ जाती है। ग्रॉइन रीजन में पसीना होने की वजह से, वेट रीजन होने की वजह से रेडिश कलर की थिक बॉर्डर वाला यह फंगल इन्फेक्शन होता है। कभी कभी यह पुराना होने पर ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, यह फंगल इन्फेक्शन ही है। दूसरी इमेज जो है वो कई डॉक्टर इससे भी
फंगल इन्फेक्शन समझकर ट्रीट करते हैं, लेकिन यह इन्वर्स सोरियासिस है। जस्ट लाइक टीनिया क्रूरिस, इन्वर्स मतलब फ्लेक्सुरल रीजन में होने वाला सोरियासिस। इसको पहचानेंगे कैसे? इसमें टिपिकल प्लाक दिखेगा, शाइनी दिखेगा और सेंट्रल लाइनिंग दिख रही होती है। यह जो वह क्रैक है, जो सेंट्रल में लाइनिंग है वो क्या है? क्रैक। ये शाइनी टिश्यू पेपर में भी नहीं जाएंगी। अगर कोई शाइनिंग टिश्यू पेपर है उससे रगड़े, जो ये शाइनिंग है, जो टिश्यू पेपर है उससे रगड़ेंगे तो ये शाइनिंग नहीं जाएगी। अब इसे डिफ्रेंशिएट क्यों करना आना चाहिए? मान लो टीनिया क्रूरिस में आपने स्ट्रॉन्ग मेडिसिन यूज़ की तो उतने उपद्रव नहीं मिलेंगे, लेकिन गलती से आपने इन्वर्स सोरियासिस में स्ट्रॉन्ग मेडिसिन या स्ट्रॉन्ग ऑयल यूज़ किए तो वहाँ जख्म हो जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। इसलिए इन्हें डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है। दोष देखेंगे तो टीनिया क्रूरिस कफ पित्त दोष है और इन्वर्स सोरियासिस पित्त कफ दोष है। उसके बाद है फीट रीजन के लीजन्स। जो पहली इमेज दिख रही है वह है प्लांटर केराटोडर्मा की। क्या दिख रहा है? येलोइस स्किन दिख रही है। यह येलोइस केराटिन की वजह से होता है। इसमें स्किन एकदम टफ हो जाती है, क्रैक्स नहीं मिलेंगे आपको, स्नैक जैसी स्किन दिखती है। सेकंड पिक में क्या दिख रहा है? पैर में पिट्स दिख रहे हैं, मल्टीपल डॉट डॉट पिट्स, और इस पिट्स के बगल में वाइटिश कलर है, बीच में ब्राउनिश कलर। केराटोलिसिस मतलब ऊपर का केराटिन गया या उसमें जो गैप आ जाता है उसको केराटोलिसिस पर कहते हैं। प्लांटर केराटोडर्मा या प्लांटर सोरियासिस यह नॉन इन्फेक्शियस है, लेकिन यह पिटेट केराटोलिसिस इन्फेक्शियस है। ये जो गार्डन में काम करते हैं, पानी में काम करने वाली बाइयाँ होती है, इनको ज़्यादा होता है। सोल्जर में सॉलिड शूज़ पहनने की वजह से भी देखने को मिलता है और यह कफ दोष में आता है। जो नेक्स्ट पिक है वो फंगल इन्फेक्शन है टीनिया पेडिस की, जिसे एथलीट्स फूट कहते हैं। ये जनरली पैर के अंगूठे पर और पहली फिंगर है उस पर ज़्यादा होता है, हील्स में कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि जहाँ ज़्यादा स्वेटिंग ग्लैंड्स है वहाँ फंगल इन्फेक्शन आपको दिखते हैं। यह कफ पित्तज दोष वाले होते हैं। अब आपके पास सर्कुलर लीजन वाले पेशेंट आते हैं तो हमारे दिमाग में इतने सारे डिजीज़ आने चाहिए। फर्स्ट पिक क्या है? कॉमन है रिंगवर्म की। यह एक आम आदमी नॉन मेडिको भी बता देते हैं कि रिंगवर्म है बिकॉज ऑफ इचगार्ड की एडवर्टाइजमेंट से, लेकिन हम डॉक्टर्स को सभी सर्कुलर लीजन में डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए। फर्स्ट रिंगवर्म यह फंगल इन्फेक्शन है, टीनिया कॉर्पोरिस कहते हैं, रिंग शेप्ड में होता है। इसमें पेशेंट टिपिकल हिस्ट्री बताएगा कि पहले खुजली होती है फिर जलन होती है। इसे बाकी सर्कुलर लीजन से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? इसमें देखो सेंट्रल क्लियरिंग दिख रही होगी, बॉर्डर पर राउंड में पीड़िकाएँ हैं, बट बीच में जो है क्लियरिंग है। इसमें हम कह सकते हैं कि ये राउंड वर्म है, रिंग वर्म है। इसकी कफ पित्त दोष की चिकित्सा करेंगे। नेक्स्ट पिक में न्यूमुलर एक्जेमा। इसमें भी राउंड लीजन ऐसा ही है, बट सेंट्रल क्लियरिंग नहीं दिख रही है, बॉर्डर में पीड़िकाएँ नहीं है। यह एक कॉइन शेप्ड में दिख रहा है, 3 से 4 होते हैं, लेग रीजन में मिलते हैं। इस पर क्रस्ट जमा होता है, बच्चों में ज़्यादा देखने मिलेंगे। थिक राउंड शेप्ड विद रेडिश और पिंकिश कलर का होता है। सुश्रुत के किटिब से इसे हम कोरिलेट कर सकते हैं। इसमें पित्त सामावस्था में मिलेगा। यह न्यूमुलर एक्जेमा है। नेक्स्ट पिक क्या है? एक और सर्कुलर रीजन, लेकिन इसमें ध्यान देना है, सर्कल के बीच में छोटा सा बिंदु दिख रहा है, इसे हम एरिथेमा मल्टीफॉर्मे कहेंगे। इसका अपीयरेंस एक आर्करी बोर्ड जैसा दिख रहा है, जिसमें रेड कलर की बॉर्डर है और बीच में टारगेट पॉइंट दिख रहा है। इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। यह एक्यूट कंडीशन है, इसमें हिस्ट्री लेने पर पेशेंट इन्फेक्शन या एलर्जी की हिस्ट्री बताएगा। यह पित्त दोष की कंडीशन है। इसमें भी एक और लीजन राउंड दिख रहा है, इसमें भी रिंगवर्म जैसा बॉर्डर है, सेंट्रल क्लियरिंग है, बट इसमें बॉर्डर थोड़ा थिक है। यह ग्रैनुलोमा एनुलरे है। ग्रैनुलर से राउंड बॉर्डर है और एनुलर मतलब सर्कुलर। यह कफ पित्त दोष में आएगा। और एक राउंड लीजन दिखते हैं, ब्लास्टोमाइकोसिस। यह फंगल इन्फेक्शन है, इसमें इचिंग करने के बाद ऊजिंग के जमने से थिक स्वरूप का दिखता है। इसको हम ब्लास्टोमाइकोसिस कहते हैं। अब बहुत खिचड़ी हो गई दिमाग में, लेकिन एक बात नोटिस करना है कि मॉडर्न में चाहे कितने भी डायग्नोसिस हो, लेकिन सब त्रिदोष में बैठते हैं। ट्रीटमेंट में ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है, इसलिए शुरू में ही हमें बस कोई भी त्वचा रोग हो उनको दोषों में बिठाना जमना चाहिए, तब हमें चिकित्सा करने में आसानी आ जाएगी। फिर जैसे जैसे पढ़ोगे, केसेस देखेंगे, वैसे वैसे मॉडर्न डायग्नोसिस भी आते जाते हैं। तो अब तक हमने दर्शन परीक्षा में रुक्ष खर स्निग्ध वाला पॉइंट देखा, वर्ण वाला पॉइंट देख लिया। अब दर्शन परीक्षा करते समय पीड़िकाएँ देखना है। देखें, अभी अभी तक हम पीड़िका देखने पर केवल पीड़िका ही दिमाग में रहती थी, लेकिन नहीं,
हमें पीड़िका में वह किस वर्ण की है, वह किस चीज से पूरित है और उसका आकार कैसा है यह देखना है। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट पिक देखिए, यह पीड़िका है। अब इसका वर्ण क्या है, यह त्वक वर्ण है। और इसमें क्या भरा हुआ है, जल जैसा कुछ भरा हुआ है। तो हम केस पेपर में लिखेंगे त्वक वर्णी जल पूरित पीड़िका। ऐसे नेक्स्ट इमेज में रक्तवर्णी रक्तपूरित पीड़िका, और लास्ट पिक में मांसपूरित त्वकवर्णी पीड़िका। इनको दोष में कैसे लाएंगे, त्वकवर्णी जलपूरित यह पित्त कफ में आएगा, रक्तवर्णी रक्तपूरित यह रक्त दुष्टि में आएगा, और त्वकवर्णी मांसपूरित यह कफ वात में आएगा। नेक्स्ट, इसमें हम अब पीड़िकाएं भी अलग अलग आकार की होती हैं, थोड़ी एलिवेटेड होती हैं। मॉडर्न में नोड्यूल जिसे कहते हैं वो ग्रंथि में आता है। इनसे बड़े जो ट्यूमर्स होते हैं वो अर्बुद में आएंगे, और एप्सिस विद्रधि में। ग्रंथियां एक साथ बहुत सारी होती हैं लेकिन अर्बुद एक ही दिखता है जनरली। तो यह हो गई पीड़िकाओं की दर्शन परीक्षा। अब स्राव। स्राव व्रण में से या उन स्किन डिजीज से किस तरह का डिस्चार्ज होता है उसकी परीक्षा करेंगे। लसिका स्राव, कफ वातज दोष, ये आपको वीपिंग एक्जिमा में दिखता है। रक्तस्राव, रक्तज शतज व्रण में दिखेगा। पूय स्राव, पित्त कफ दोष की होने वजह से पूय स्राव होता है, अपसिस भेदन करने पर मिलेगा। श्वेत स्राव कफ दोष की वजह से होता है, मेलिया में जैसा स्राव होता है वो श्वेत स्राव होता है। कृष्ण स्राव वात पित्त दोष की वजह से, वेनस अल्सर क्रॉनिक में। और ऐसे ही सतत, मध्यम और अल्प। सतत मतलब लगातार आपको दिन पेशेंट हिस्ट्री देगा कि लगातार उसमें से डिस्चार्ज हो रहा है। मध्यम बीच बीच में होता है, अल्प कभी कभार। अल्पस्राव जो है वात पित्त में अल्पस्राव होता है, बहुस्राव अगर बता रहा है पेशेंट तो कफ पित्त दोष में आएगा। उसके बाद गंध। गंध ज़्यादातर पित्त दृष्टि में ही होगा, कोई भी गंध हो। पूय गंध कब आती है, जब नेल इन्फेक्शन से जैसी बात आती है, पस निकलने पर उसे पूय गंध कहेंगे। पूती मतलब सड़न, सड़ने की गंध पूती गंध। इसमें मैगट्स लगे हुए मिलते हैं। विस्र गंध असहनीय गंध जो सहन नहीं होती, और स्वेद गंध स्वेद दुष्ट होने पर। अभी तक दर्शन परीक्षा कर लिया। अब जो पॉइंट्स दर्शन परीक्षा से नहीं क्लियर हुए, अब हम उसे स्पर्शन परीक्षा से जानेंगे। जैसे उष्ण स्पर्श फॉलिकुलाइटिस में दिखता है, शीत स्पर्श विटिलिगो में, संकोच एट्रोफीज में, वेदनापूर्ण है या वेदना रहित टेंडरनेस दिखेगा, रुक्ष या स्निग्ध है हम स्पर्श करके भी जान सकते हैं। उसके बाद है हमें जो दर्शन परीक्षा में प्रश्न परीक्षा में नहीं समझता है, फिर उसके बाद वह प्रश्न परीक्षा के जरिए हम पूछते हैं। इसमें पूर्व व्याधि इतिहास, पूर्व चिकित्सा इतिहास, वेदना, गंध, कंडू, दाह, सस्वेद, अस्वेद, वातावरण के अनुसार साम्य निरंतर, इतने प्रश्न परीक्षा के जरिए इतनी चीज़ों का हमें पता लगता है। पूर्व व्याधि इतिहास में उस डिजीज से रिलेटेड कोई पहले तकलीफ हुई थी क्या, पेशेंट को डायबिटीज़ की हिस्ट्री है क्या। बेलिनोप्रोस्थेटिस में जनरली डायबिटीज़ की हिस्ट्री मिलती है, उसे किस दोष की व्याधि का इतिहास है, इससे समझ आता है कि कौन सा दोष दुष्ट है। नेक्स्ट है पूर्व व्याधि चिकित्सा वृत्तांत, बहुत जरूरी है, स्पेशली स्टेरॉइड की हिस्ट्री। सोरियासिस में स्टेरॉइड अचानक बंद करने पर सोरियासिस बढ़ जाएगा, इसलिए स्टेरॉइड धीरे धीरे बंद करवाना चाहिए। दाह, दाह लगातार होता है या किसी स्पेशल समय में होता है, ये हमें पूछना है। स्वेद, कई बार कई वैद्य पसीने के ऊपर प्रश्न नहीं पूछते हैं। स्वेद के बारे में स्वेद के बारे में जो है वो कुष्ठ व्याधि में बहुत जरूरी है, स्वेद स्वेद के बारे में जानना। वातावरण के अनुसार किसी व्याधि का वेग आता है, कोई व्याधि है बारिश में हुई लेकिन जैसी बारिश कम हुई तो व्याधि अपने आप ठीक हो जाती है, कई बार वैद्य समझते हैं ये उनकी दवाइयों से ठीक हुआ, तो पता रहना चाहिए कि वातावरण की वजह से फर्क पड़ा है या दवाई से। साम निराम की परीक्षा बहुत ज़रूरी है, सामावस्था में शोधन कर्म अवॉइड करनी चाहिए, इसमें निराम अवस्था आने के बाद ही शोधन करना चाहिए। वेदना, वेदना में अल्प है, मध्यम है, सतत है, हम जैसे बताया अल्प है थोड़ा बहुत कभी वेदना होता है, मध्यम में बीच बीच में होता रहता है, सतत लगातार वेदना होती है, तोदवत वेदना होती है, भेदवत यानी हार्ट स्ट्रक्चर पर जैसा दर्द होता है, छेदवत यानी व्रण में सॉफ्ट टिश्यू में जैसा दर्द होगा उसको हम छेदवत। वेदवत वेदना, पर्सिंग पेन इन एक्ने। विमथन कफ पित्त दोष की वजह से होता है, विद्रदी एप्सिस हो गया तो उसमें विमथन होता है। पीड़न, कॉर्न में जब हम प्रेस करते हैं तो जो दर्द होता है वो पीड़न दर्द होता है। उसके बाद कंडू इचिंग,
अल्प मध्यम सतत, कंडूत्तर रक्तस्राव, यानी पहले कंडू हो रही, इचिंग हो रही है, उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है, इचिंग करने के बाद तो कफ पित्त दोष में आएगा। कंडू उत्तर मंडल वृद्धि, जो मतलब इचिंग करने के बाद रैशेस पड़ जाते हैं उसे कंडूत्तर मंडल मंडल वृद्धि कहेंगे, कफ पित्त दोष में। कंडू उत्तर केश पतन, इचिंग करने के बाद ऊपर के बाल गिरने चालू हो जाते हैं, कंडू उत्तर दाह कफ पित्त, दाह उत्तर कंडू, दाह पहले हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन पहले हो रहा है, फिर उसके बाद इचिंग हो रहा है तो पित्त कफ दोष। ये हो गया कंडू उत्तर रक्तस्राव की इमेज देख रहे हैं आप, एटॉपिक डर्मेटाइटिस, कंडू उत्तर मंडल वृद्धि अर्टिकेरिया में। ऐसे हम देखेंगे, फिर हम ये सब परीक्षा करके फिर संप्राप्ति घटक अपना बनाएंगे, दोष गुण निरूपण। हम इसमें फिर जो हमको लक्षण मिले हैं इन सब परीक्षाओं के बाद हम उसे दोष दोष डिसाइड करेंगे, दुष्य करेंगे। जनरली रस रक्त मांस लसिका में से कोई एक दुष्ट मिलता है। अग्नि भूख बराबर लगती है क्या, डाइजेशन प्रॉपर न होने से आम निर्मित होंगी और त्वचा रोग बढ़ेगा। मल में स्वेद मुख्य रूप से आएगा, स्रोतस में विमार्ग गमन, व्याधि स्थान आमाशय, ये सब करके फिर फाइनल डायग्नोसिस हम करेंगे। तो ये हमने पूरा केस टेकिंग कंप्लीट कर लिया है। मैं फिर से कहूँगा कि मॉडर्न में स्किन डिजीजेज बहुत सारी बहुत बहुत अलग बताई गई है, इसलिए मॉडर्न नेम नहीं जमा तो ठीक है। शुरू में केवल हर त्वचा विकार को अच्छे से अच्छे से केस लेकर उसको त्रिदोषियों में हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। उन दोषों की फिर चिकित्सा करें, हमें उसके रिजल्ट मिलते हैं। ओके, थैंक यू।